हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम लोग जो पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो हम लोग का नाम से सजेस्ट कर रहा है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में पता करना, ठीक है। और कॉस्टिंग मतलब होता है उसका कॉस्ट निकालना। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का एस्टिमेट करेंगे? अगर हम सिविल इंजीनियर हैं तो हम किस चीज़ का एस्टिमेट करेंगे? हम करेंगे जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी हमारा बिल्डिंग्स बनेगा, उसमें यूज होने वाला जो भी मटेरियल होगा उसका एस्टिमेटिंग करेंगे। यानी कि हम लोग बिल्डिंग के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट कर कर उसका कितना कॉस्ट आ सकता है, प्रोबेबल कॉस्ट, नॉट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो उसको, उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आई होप आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट एरियाज इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर कितने कितने टाइप के एरियाज हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। उसका बाथरूम होता है, किचन होता है, वाटर क्लोजेट होता है, उसका लिफ्ट का एरिया होता है, बालकनी होता है, बरामदा होता है, बहुत सारे जगह होते हैं। तो हम लोगों ने उन सभी जगहों को अच्छे से समझने के लिए हमने बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बांट दिया। हमने बोला कि इस एरिया में हम लोग इस कैटेगरी के एरिया को डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एरिया बिल्डिंग में होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो एरिया है वो है प्लिंथ एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट। प्लिंथ एरिया का मतलब क्या? डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पहले ही डेफिनेशन लिख दिया ताकि टाइम बच सके। क्या डेफिनेशन है? द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग measured at floor level at any story is called plinth area। यानी कि बोल रहा है कि वो एरिया, किसी भी बिल्डिंग का वो एरिया जहां पर एक्चुअली आप समझिए इस बात को, सिंपल समझ कि आपका बिल्डिंग जितने एरिया में बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर हो, चाहे बिल्डिंग का फर्स्ट सेकंड फ्लोर हो, हर एक स्टोरीज पर बिल्डिंग कितना एरिया को कवर कर रहा है, उस एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लिंथ एरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी बिल्ट अप एरिया, जहां जहां पर आपका बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें भी हम लोग कुछ कुछ एरियाज को कवर नहीं करते, यानी कुछ कुछ एरिया को इंक्लूड नहीं करते। तो हम समझते हैं कि कौन कौन से एरिया को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम एरिया किस किस एरिया को इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले वॉल का एरिया को इंक्लूड करेंगे, जो बिल्डिंग का वॉल होगा उसके एरिया को इंक्लूड करेंगे। पोर्च अगर बिल्डिंग में बना हुआ है तो उसको इंक्लूड करेंगे। इंटरनल साफ्ट, जैसे आप लोग वेंटिलेशन वगैरह जब बनाते हो, आप इंटरनल साफ्ट प्रोवाइड किया था तो उसके एरिया को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। उसके बाद डक्ट्स, कहीं कहीं बिल्डिंग में डक्ट्स बना देते रखा, मतलब ऐसा खाली सा रास्ता बना देते, जैसे लिफ्ट की जगह छोड़ दिया गया, या लिफ्ट का एरिया है, स्टेयर केस है, सीढ़ियों के पास का एरिया है, रूम है, रूम का एरिया हो गया, मशीन रूम हो गया, ऐसा बहुत सारे एरिया को हम सभी एरिया को इंक्लूड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम आपको बनाते हैं, जैसे समझिए। जैसे लेट्स सपोज ये आपका कोई प्लॉट एरिया है, ठीक है। आपने यहाँ पर लेट्स सपोज आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया, यानी खाली जमीन। अब आपने यहाँ पर अपना बिल्डिंग बनाया, तो आपके बिल्डिंग का जो दीवार है वो मान के चलते हैं कुछ ऐसा यहाँ बन रहा है। ये आपकी क्या है? बिल्डिंग की कुछ दीवार है। ये मान लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग की कुछ दीवार है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो दीवार है, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूं, ये दीवार की विड्थ है, चौड़ाई है दीवार की, ठीक है। तो ये जो एरिया है, यानी इस वॉल से लेकर इस वॉल तक का जो एरिया है, ठीक है, और यहां से यहां तक का ये टोटल एरिया जो कहलाएगा, ये टोटल एरिया, यही तो आपको क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया। क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपका टोटल क्या है? टोटल जो एरिया उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। आपने जो खाली जमीन खरीदा, प्लॉट आपने जो खरीदा, उसके एरिया को प्लॉट एरिया बोल रहे हैं। और आपने मान लीजिए इतना दूर में घर बनवाया, ये सब जगह छूटा हुआ है साइड साइड का, ठीक है। हम बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो एरिया आपने बनाया, ये आपका दीवार है। देखिए, इस दीवार की थिकनेस है, तो इस दीवार के एंडिंग से इस दीवार तक और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये जो आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक का एरिया और यहां से लेकर यहां तक एरिया, ये टोटल एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया, ठीक है। अब देखिए, प्लिंथ एरिया में कुछ कुछ एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कैंटिलीवर पोर्च अगर बना हुआ है, जैसे आप लोग पोर्च जानते होंगे, गाड़ियों को पार्किंग वगैरह करने के लिए आगे बनाया जाता है,
तो अगर कैंटिलीवर पोर्च है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सटर्नल स्टेयर कैसे, घर के बाहर में आप देखेंगे कि कोई कोई घर के बाहर में भी सीढ़ी प्रोवाइड कर देता है, जैसे किराएदार जो किराएदार वाला घर होता है या फिर कोई दुकान होती है उसके बाहर से भी सीढ़ी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उस एक्सटर्नल स्टेयर केस को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई टेरेस बना हुआ है, जो छत बना हुआ है या आगे का वो खुला हुआ छत है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एडिशनल फ्लोर फॉर सिटिंग इन असेंबली बिल्डिंग या थिएटर बोल सकते हैं, जैसे आप लोग जो थिएटर वगैरह होता है या असेंबली बिल्डिंग होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ एडिशनल फ्लोर बना दिए जाते हैं, तो उस एडिशनल फ्लोर को भी जहाँ पर खाली जगह देता था कि बैठे लोग, उस एरिया को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आई होप आपको प्लिंथ एरिया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो अगला है वो है कारपेट एरिया। नाम बता रहा है कारपेट एरिया का मतलब क्या हो गया, यानी वो एरिया जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हैं। सिंपल सा मतलब तो यही समझ में आ रहा है नाम से कि कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो एरिया जो आपके यूज के लिए, यूजेबल एरिया, ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं जहां पर आप ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेसेस ऑफ रूम एट एनी फ्लोर, ठीक है। रूम यानी कि कोई भी जगह आपके हर एक फ्लोर पर वो एरिया जहां जो यूजेबल हो, जिसको आप यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा ही बोल सकते हैं जहां पर आप कारपेट लगा सकते हैं, वैसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। हाँ, इसको हम लोग वॉल से वॉल के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, यानी कि वॉल के इंटरनल अंदर तक के एरिया को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए कि अभी आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी एक वॉल पर लगा हुआ था, या इस वॉल के इस एंडिंग से लेकर उधर जो वॉल है उसके अंदर तक का जो एरिया है उसको हम लोग कारपेट एरिया बोलते हैं, क्योंकि वॉल के अंदर तो आप कारपेट लगा नहीं सकते हैं। अब देखिए कारपेट एरिया मैंने बोला कि वो एरिया यूजेबल एरिया होना चाहिए जहां पर आप कारपेट लगाते हैं, ज्यादा आप रहते हैं। अब बताइए बाथरूम में तो आप कारपेट लगाते नहीं, तो बाथरूम का एरिया इसमें कंसिडर होगा, नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो देखते कि कौन कौन से एरिया इसमें कंसिडर नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले कारपेट एरिया में कौन कौन से एरिया कंसीडर नहीं होता उसको समझाने से पहले मैं कारपेट एरिया का यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम समझा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये आपका प्लॉट है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था, ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट में मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अपना बिल्डिंग बना दिया। अब ये आपका बिल्डिंग का वॉल्स है, ठीक है, आपकी दीवारें हैं ये सब। लेट्स सपोज ये आपका दीवार है, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर थोड़ा हैचिंग कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका वॉल है बिल्डिंग का, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है इंटरनल टू इंटरनल, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट, दिस एरिया इज कॉल्ड कारपेट एरिया। लेकिन ये पूरा नहीं आप ले सकते हैं, या पूरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं कहीं जगह पर कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पर कारपेट नहीं बिछा सकते। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसिडर करता हूँ कि ये मान लीजिए आपका बाथरूम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, ये आपका किचन बना हुआ है, तो आप इसके एरिया को नहीं कंसिडर कर सकते इस कारपेट एरिया के अंदर, समझ पा रहे हैं। तो आप लेंगे तो वॉल के अंदर का है एरिया, लेकिन चूंकि मैंने प्लिंथ में बताया था कि बाहर से बाहर तक एरिया पूरा लेते हैं प्लिंथ में, लेकिन कारपेट में आप चूंकि वॉल के अंदर घुसा के तो आप कारपेट लगा नहीं सकते हैं, तो आपको वॉल के इंटरनल लेंथ को लेना पड़ेगा। तो इंटरनल एरिया लेंथ लीजिए तो मतलब इंटरनल एरिया आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप पूरे का नहीं ले सकते। मान लीजिए पूरा बिल्डिंग आपका है तो आप पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा जगह होगा जहां पर कारपेट आप नहीं लगा सकते। लेट्स सपोज मैं थोड़ा मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई आपका बाथरूम बना हुआ, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई किचन बना हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा सकते। कोई आपकी सीढ़ी जा रही है तो सीढ़ी के एरिया पर तो आप कारपेट नहीं लगा सकते, इस सीढ़ी को आप तोड़ के वहाँ कारपेट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वो सब एरिया क्या है, वो सब एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। तो देखते हम लोग कौन कौन सा एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो पहला एरिया कौन सा नहीं होगा, वॉल का एरिया। देखिए फिगर से क्लियर हो रहा है, क्या आपने इस वॉल का एरिया लिया है, नहीं लिया। वॉल का एरिया आप कंसिडर नहीं कर सकते कारपेट एरिया में। बरामदा आप कंसिडर नहीं कर सकते, बरामदा में भी आप कारपेट एरिया कंसिडर नहीं करते, वहां भी आप कारपेट लगाते थोड़ी हैं जाकर, है ना। कॉरिडोर एंड पासेज, अगर आपके यहाँ कोई कॉरिडोर या पास बना हुआ है तो वहां भी अपने कारपेट एरिया को कंसिडर करते हैं। कारपेट एरिया के अंदर एंट्रेंस हॉल और पोर्च भी नहीं आता है, स्टेयर केस नहीं आता है, स्टेयर कवर नहीं आता है, बाथरूम नहीं आएगा, आपका किचन नहीं आएगा, पेंट्री नहीं आएगा, एयर कंडीशनिंग डक्ट नहीं आएगा, ठीक है, एंड स्टीलेटेड फ्लोर नहीं आएगा। अब स्टीलेटेड देखिए एयर कंडीशनिंग डक्ट हो गया। एयर कंडीशनिंग डक्ट का मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनिंग डक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप एसी लगवाने के लिए, आप अपने घरों में एसी लगवाने के लिए डक्ट बनाते हैं। डक्ट मतलब ऐसा सोच सकते हैं एक रास्ता, है ना, एक खुला जगह, स्पेस, ताकि आप एयर वहां पर आप वहां पर एसी लगवा सके। तो वो भी एरिया आपका कारपेट एरिया में
नहीं आएगा। उसके बाद स्टिलेटेड फ्लोर, स्टिलेटेड फ्लोर का मतलब क्या होता है? स्टिलेटेड फ्लोर का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे जो जो पार्किंग के लिए जो बने होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उनके लिए कार बाइक इनके पार्किंग के लिए एक जगह बना दिया जाता है, या बड़े बड़े मॉल्स के नीचे भी ऐसा प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां का जो फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टिलेटेड फ्लोर। तो आई होप आपको प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ और एरिया समझते हैं। इसके बाद और कुछ एरिया जैसे हमारा सर्कुलेशन एरिया है, जैसे हमारा सेटबैक एरिया है, जैसे हमारा फ्लोर एरिया है, ठीक है। तो इन सभी एरिया को समझते हैं और हम उन एरिया को समझने के बाद आज इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो एरिया है वो चलिए हम समझते हैं सेटबैक एरिया के बारे में। सेटबैक एरिया क्या है? तो सेटबैक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एन बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। मैंने आपको उस समय जो फिगर बनाया था, मैं यहाँ फिर से आपको समझा देता हूँ फिगर बनाकर सेटबैक एरिया को अच्छे से समझ लीजिए। सेटबैक एरिया बोलता है कि कोई भी आप बिल्डिंग जब बनाते हैं तो आप अपने प्लॉट में कुछ जगह को खाली छोड़ना पड़ता है। ये जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके थ्रू एक मिनिमम एरिया डिसाइड किया जाता है कि आपको इतना स्पेस या इतना एरिया को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आगे आपका पूरा प्लॉट है तो आपको इसमें कुछ एरिया छोड़ कर अपना बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, यानी कि आप इतना एरिया साइड साइड से क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस छोड़े हुए एरिया को आप लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग का आपने यहाँ पे अपना बिल्डिंग का कोई भी स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये आपका टोटल फ्लोर प्लॉट था। तो ये जो आपने एरिया आपने छोड़ा है, ये जो आपने एरिया छोड़ा है, ये जो आपने यहाँ पे एरिया छोड़ा है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड सेटबैक एरिया। यानी ये जो आप टोटल एरिया आप यहाँ पर देख रही है टोटल एरिया, इस टोटल एरिया को हम बोलते हैं सेटबैक एरिया। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों छुड़वाया जाता है, इसके पीछे का कारण समझिए। सेटबैक एरिया को इसलिए छुड़वाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप बिल्कुल अपने प्लॉट के तक पूरा आप अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करिए, ताकि अगर बगल से कोई रोड जा रहा हो, ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में दिक्कत ना आए पहला। उसके अलावा कोई वाटर बॉडीज हो तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा जो आपके एडजेसेंट आपका बिल्डिंग बनेगा, जैसे आपने यहाँ बिल्डिंग बनाया है, अब इसके बगल में किसी का बिल्डिंग बन रहा था, उसका फाउंडेशन आपके फाउंडेशन पर हो सकता है ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसीलिए कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये छोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ते, लेकिन ये छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आना होगा सेटबैक एरिया क्या है और सेटबैक एरिया का इंपॉर्टेंस कितना है। चलिए अब समझते हैं सर्कुलेशन एरिया। सर नाम से मेरा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप सर्कुलेट कर सकते हैं, जहां पर आप घूम फिर सकते हैं, जिसके कारण जो आपको घुमाने फिराने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेट करवा रहा है। आप बताइए आपके घर में कौन कौन सा वो एरिया होगा जो आपको सर्कुलेट करवा सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर आपको पहुंचवा सकता है। तो आप बोले सर ऐसा तो मेरे घर में सीढ़ी हो सकता है, आपका स्टेयर है ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर। तो फ्लोर का जो स्टेयर का एरिया है दैट इज अंडर द सर्कुलेशन एरिया। यानी कि देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है एरिया दैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू अराउंड एंड बिटवीन बिल्डिंग्स। अपने बिल्डिंग के बाहर जाना हो, बिल्डिंग के अंदर ही कहीं मूव करना हो, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जाना हो बिल्डिंग के अंदर ही, या बिल्डिंग से बाहर जाना हो, तो वो करने के लिए आप जिस भी एरिया को यूज करेंगे वो आपका आएगा सर्कुलेशन एरिया। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या देंगे, आप सीढ़ी का यूज करेंगे, यानी स्टेयर्स का, यानी कि इसके अंदर आपका क्या आएगा, स्टेयर्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, अच्छा आप अपने घरों में एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए बहुत जगह पर कॉरिडोर्स होता है, तो कॉरिडोर्स का भी सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो कॉरिडोर्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कॉरिडोर्स हो जाएगा। चलिए और क्या आएगा, कॉरिडोर्स के बाद आपका क्या है, लॉबीज आ सकता है, लॉबीज है ना, लॉबीज हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है। तो ये सभी का जो एरिया है ये सभी सर्कुलेशन एरिया में आता है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको चारों एरिया समझ में आएगा। एक एरिया और समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। एक एरिया और है, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। क्या होता है वो, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, ठीक है। देखिए फ्लोर एरिया का मतलब क्या हुआ, फ्लोर एरिया का मतलब ये होता है कि आपके घरों में जितना भी फ्लोर है उसका एरिया निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर फिर इसमें और जो मैंने आपको बताया कारपेट एरिया, उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। फ्लोर एरिया में आप फ्लोर जितना भी उसको भी यूज करते हैं, जैसे आप बाथरूम के अंदर भी फ्लोर है, आपके किचन के अंदर भी फ्लोर है, तो उन सभी फ्लोर को आप यूज कीजिए। लेकिन कारपेट में वहां पर आप कारपेट नहीं लगा सकते, यानी कि वो आपका यूजेबल एरिया नहीं था।
कारपेट का बेसिकली मतलब होता है जहां पर आप ज्यादा रहते हैं, आप ज्यादा यूज करते हो उस एरिया को। लेकिन फ्लोर में आप जितना फ्लोर है बिल्डिंग है ना, सभी का एरिया निकाल लीजिए। आप मुझे बताइए, अगर बिल्डिंग 5 स्टोरी बिल्डिंग है, मान लीजिए 5 तल्ला बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको उसमें कितना फ्लोर एरिया होता है, इसका मतलब आपको पांचों एरिया का, पांचों स्टोरी जो है, पांचों जो तल्ला है, उस पांचों तल्ले का पूरा फ्लोर का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अगर कोई 5 तल्ला बिल्डिंग देगा, बोले बताओ इसका फ्लोर एरिया कितना है, इसका मतलब आपको पहले तल्ले का, दूसरे तल्ले का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का आपको फ्लोर एरिया सबको कंसीडर करना पड़ेगा, सभी का समेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लोर एरिया इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखिए, समझिए इस डायग्राम से, ये आपका प्लॉट है। अब मान लीजिए कि आपका वॉल्स है, ठीक है, ये आपका वॉल्स है, ठीक है। तो आपका फ्लोर कौन होगा आपका बिल्डिंग का, ये वाला टोटल होगा, ये है ना, ये पूरा क्या है, फ्लोर है बिल्डिंग का। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर एरिया। बस यही कि इसमें हम लोग किसी भी एरिया को घटाते नहीं है, टोटल फ्लोर का एरिया नहीं लेते। अब बताइए, ये आपका वॉल है बिल्डिंग का। अब बताइएगा, अगर आपको फ्लोर एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे, बताइए मुझे। अगर आपको फ्लोर एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्लिंथ एरिया निकाल लीजिए पहले। क्या निकाल लीजिए, प्लिंथ एरिया, है ना। देखिए, अगर आपको फ्लोर एरिया निकालना हो तो देखिए, यहां से यहां तक एरिया को मैं क्या बोलता था, प्लिंथ एरिया बोलता था, सॉरी, यहां से यहां तक एरिया को मैं क्या बोलता था, प्लिंथ एरिया बोलता था क्या, मैं आपको समझा चुका हूं। ये पूरा यहाँ पूरा वॉल के एंडिंग से यहां तक पूरा एरिया को प्लिंथ एरिया बोलते थे। यहाँ क्या होगा, प्लिंथ एरिया, PA बोल रहे हैं, प्लिंथ एरिया हो गया, ठीक है। अगर आप प्लिंथ एरिया में से इस वॉल के एरिया को हटा दें, समझ पा रहे हैं, इस वॉल के एरिया को हटा दें तो आपका सिर्फ फ्लोर एरिया बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, फ्लोर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स, है ना। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा क्या, फ्लोर एरिया मिल जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर सेटबैक एरिया समझ लिया, सब जितना टाइप के एरिया होते हैं मैंने उनको समझ लिया। अब एक टर्म और समझना है, फिर हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देन आफ्टर हमारा ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं, एक टॉपिक, एक चीज और समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो उसको बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FAR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FAR, ठीक है। देखिए, फ्लोर एरिया रेशियो ये बताती है कि आपकी बिल्डिंग, यानी कि आपका जो टोटल प्लॉट है, यानी आपने जितना टोटल प्लॉट खरीदा है उसके रिस्पेक्ट में आपका फ्लोर का एरिया कितना है, ठीक है। रेशियो निकालने का मतलब क्या था, रेशियो में अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो टोटल जमीन खरीदा और हमने वहां पे जो बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग में जो फ्लोर है उसका एरिया टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में कितना है। यानी कि सिंपल सा बात है, फ्लोर एरिया रेशियो इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, टोटल फ्लोर एरिया इन अ बिल्डिंग, टोटल फ्लोर एरिया इन अ बिल्डिंग अपॉन टोटल प्लॉट एरिया, है ना, टोटल प्लॉट एरिया। यानी कि आप टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग को टोटल प्लॉट एरिया से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो आपको रेशियो मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी फ्लोर एरिया निकालने के लिए दिया गया हो तो क्वेश्चन में जरूर ये मेंशन किया गया होगा, या आपको ध्यान देना है कि बिल्डिंग कितनी स्टोरी है। अगर मान लीजिए कि आपको बोला है कि कोई बिल्डिंग है, उसमें उसका फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर है और वो बिल्डिंग 3 स्टोरी है, ठीक है, तो उसका टोटल फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्लोर एरिया हम लोग हर एक फ्लोर का अलग अलग को लेकर जोड़ लेते हैं, उसको समेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस टॉपिक पर जितना हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लोर एरिया रेशियो for 4-story building with plot area 4000 square meter and floor area 500 square meter। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि आप फ्लोर एरिया रेशियो निकाल के मुझे बताइए। क्या बताइए, फ्लोर एरिया रेशियो बताइए, ठीक है।
फ्लूइड एरिया रेशियो पूछ रहा है। मैंने आपको बता चुका हूं, थोड़े पहले मैंने आपको समझाया है कि फ्लूइड एरिया रेशियो इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया इन अ बिल्डिंग। क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया इन अ बिल्डिंग, है ना, अपॉन टोटल प्लॉट एरिया, है ना, टोटल प्लॉट एरिया। चलिए तो देखिए आपका बोल रहा है कि बिल्डिंग 4 स्टोरी है। कैसा बिल्डिंग है, 4 स्टोरी। मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आपका बिल्डिंग जब बोलेगा कि इतना स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, 6 है, तो आपको जो फ्लोर एरिया दिया हुआ है वो सभी का कंक्लूजन है, सभी का समेशन लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका फ्लोर एरिया इस बिल्डिंग का, तो देखिए एक फ्लोर का एरिया 500 स्क्वायर मीटर, तो 4 इंटू 500 स्क्वायर मीटर, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 तल्ला बिल्डिंग है, तो क्या हो जाएगा इसका 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। और आपको प्लॉट एरिया कितना दे रहा है, प्लॉट एरिया कितना दे रहा है, प्लॉट एरिया दे रहा है 4000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आप निकाल दीजिए जो एफ ए आर यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो निकाल दीजिए, एफ ए आर निकाल दीजिए, एफ ए आर निकाल दीजिए। ऊपर में आ जाएगा आपका कितना 2000, नीचे में आ जाएगा का 4000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5, ठीक है, यानी कि आपका 0.5 या आप इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, यानी कि आपका जो एफ ए आर का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विथ सेंटर लाइन डायमेंशंस ऑफ द आउटर वॉल्स एज 10.3 meter into 15.3 meter. The thickness of the wall in superstructure is 0.3 meter. Then find its carpet area. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका जो प्लान है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, इस बिल्डिंग का सबसे पहले मैं प्लान बना लेता हूं, ठीक है। चलिए ऐसे बना लेता हूं, इसको छोटा इसको बड़ा। चलिए ये बिल्डिंग का प्लान बन गया, ठीक। अब इसमें वॉल्स बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वॉल्स बनाएंगे। चलिए वॉल्स बना लेते हैं। चलिए अब आपका ये देखिए ये वॉल्स बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, वॉल्स बन गया। रेक्टेंगुलर शेप का हमारा प्लान दिख भी रहा है मुझे, है ना। ये मैं वॉल्स बना लेता हूं, ये हमारा वॉल्स है, ठीक है। चलिए और ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का प्लान दिख रहा है। बोल रहा है क्या कि सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस का डायमेंशन है आउटर वॉल्स। अब देखिए आपका जो वॉल्स है ये, है ना, इस सब का सेंटर कहाँ कहाँ पर लाई करेगा, देखिए इस वॉल का सेंटर यहां पर कैसे से आएगा, इधर ये सेंटर इसका है ना, इधर से ये सेंटर हो जाएगा इसका, यहां से ये सेंटर हो जाएगा और यहां से ये सेंटर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस आपको पता नहीं कि यहां से लेकर इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस पता नहीं कि यहां से लेकर, ऐसे मैं इसको बोल देता हूं, आपको ये पता है क्वेश्चन में कितना दे रहा है वाला, ये दे रहा है आपका है 10.3 मीटर, तो 10.3 मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको दे रहा है क्वेश्चन में 10.3 मीटर, ठीक है। और आपको यहां भी दे रहा है इधर चौड़ाई में भी, यहां भी ये भी सेंटर से सेंटर, ये आपको पता है क्वेश्चन में, ये दे रहा है आपको, सॉरी ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है 15.3 मीटर, ठीक है। और आपको क्या क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है इस वॉल की थिकनेस, ये वॉल जो है इसकी मोटाई कितनी दी है, तो इस वॉल की मोटाई पर क्वेश्चन दे रहा है 0.3 मीटर। तो चलिए मैं इसको यहां पर शो कर देता हूं, ऐसे करके ऐसे समझ लेते हैं कि यहां पर ये जो दे रहा है आपको, ये जो दे रहा है इस वॉल की थिकनेस दे रही है आपको 0.3 मीटर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि इसका आप क्या निकाल लीजिए, कारपेट एरिया। अब बताइए कारपेट एरिया का मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया, सिंपल सा बात है ना, ये वाला एरिया निकालना है।
अब देखिए जो अंदर का एरिया है, देखिए यहाँ पर डिडक्शन का भी बात नहीं हुआ, इसलिए अभी आप इस क्वेश्चन को सिंपल तौर पर लेके चलिए, ठीक है। अब समझिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए अंदर वाला, तो अंदर वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे अंदर वाला लेंथ चाहिए, मुझे इतना दूर तक का लेंथ चाहिए। देखिए मुझे अगर मैं आपको बताऊं यहां से लेकर यहां तक का लेंथ चाहिए, है ना, और मुझे चौड़ाई में कितना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का चौड़ाई चाहिए। तो कैसे निकालेंगे समझिए। आप बताइए इस सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 10.3 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इंटरनल लेंथ निकालता हूं, है ना, इंटरनल लेंथ, समझिए इस बात को, इंटरनल लेंथ निकालता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10.3 तो है वो लिखूंगा, इसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, देखिए इसमें से मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको इतना माइनस करना पड़ेगा, समझिए इतना आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, इतना, यानी कि इस दीवार के मोटाई का आधा, क्योंकि सेंटर पर है ना, तो आपको इतना आधा ऊपर से और आधा नीचे से माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोलिए आधा ऊपर से माइनस कर रहे हैं और आधा नीचे से, तो 0.3 का आधा यानी कि 0.3 का आधा, है ना। ये तो एक तरफ से बना, लेकिन मुझे दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, कट कर 10.3 में से 0.3 जाएगा तो आपका जाएगा 10 मीटर, यानी कि जो इंटरनल इसका लेंथ है ये 10 मीटर हो गया। क्लियर है। उससे से चौड़ाई भी निकाल सकते हैं सिंपल, जैसे जैसे मैंने इंटरनल लेंथ निकाला है वैसे इंटरनल विड्थ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल विड्थ निकाल लीजिए, इंटरनल विड्थ निकाल लीजिए, कितना 15.3 माइनस, क्योंकि चौड़ाई तो सब जगह सेम ही है और इसमें भी दोनों तरफ से घटेगा, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। बस हो गया, इंटरनल लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, ये 10 है और ये जो है ये आपका 15 मीटर है। बस 10 इंटू 15 कर दीजिए, यानी कि कारपेट एरिया इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, कारपेट एरिया इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 15 इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।